हेलो स्टूडेंट्स, सवेरे केमिस्ट्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत। स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको यूनिट फर्स्ट के हमने 3 पार्ट बताए थे। आज आपको लास्ट 4th पार्ट बताएंगे और आज यूनिट फर्स्ट को एंड करेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। यूनिट फर्स्ट का जो 3rd पार्ट था उसमें हमने आपको लास्ट टाइम स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट के 2 टाइप, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, उनको और उनके एग्जाम्पल को समझाया था। आज आपको नॉन स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट, जो कि डिफेक्ट का दूसरा मेन पार्ट था, उसके बारे में बताएंगे। उसको बहुत शॉर्ट में आपको देखना है क्योंकि उसमें कुछ खास है नहीं, बस एक आइडिया आपको होना चाहिए। देखिए, नॉन स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट ये दूसरा टाइप है। पहले स्टोआइसोमेट्रिक आप समझ चुके, आज आप देखिए नॉन स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं? ऐसे डिफेक्ट जिनमें डिफेक्ट के बाद उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का रेशो वो रेशो ना हो जो डिफेक्ट से पहले था। तो इस टाइप के डिफेक्ट को आप क्या बोलेंगे? नॉन स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट में जो डिफेक्ट है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करते। मींस किसी ना किसी वजह से उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में चेंजेस आएंगे और इस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलेंगे नॉन स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट के 2 टाइप हैं। पहला टाइप क्या है हमारे पास? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट आप नाम से समझ रहे होंगे। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मींस जब किसी सॉलिड में किसी वजह से उसमें मेटल की क्वांटिटी क्या हो जाए? जाना। मींस उसमें पॉजिटिव आयंस जाना हो नेगेटिव के कंपेयर में, तब आप उसको क्या बोलेंगे? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट के 2 तरीके हैं। पहला है, यानी 2 उसकी पॉसिबिलिटी है। पहला है बाय एनाइन वैकेंसीज। बाय एनाइन वैकेंसी मींस किसी वजह से एनाइन अपनी पोजीशन को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाए, तब पॉजिटिव आयन की जो क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली क्रिस्टल में बढ़ जाएगी। मींस मेटल बढ़ जाएगा। इसलिए आप उसको किस कैटेगरी में रख रहे हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट में। जैसे पहले कंडीशन में देखिए बाय एनाइन वैकेंसी। बाय एनाइन वैकेंसी का मतलब था कि हमारे पास पूरा एक सॉलिड है, M पॉजिटिव X नेगेटिव, M पॉजिटिव और X नेगेटिव। पूरा जो सॉलिड है वो M पॉजिटिव और X नेगेटिव से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर हम जो M है, M को हम क्या मान रहे हैं? मेटल। और X नेगेटिव हमारे पास एनाइन है। अब बाय एनाइन वैकेंसी क्रिस्टल में किसी वजह से उसमें X नेगेटिव अपनी पोजीशन को छोड़कर चला जाए और उसकी जगह पर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि मेटल यानी M पॉजिटिव जाना हुआ है X नेगेटिव के कंपेयर में। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? मेटल एक्सेस डिफेक्ट का एक टाइप। यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट के 2 टाइप हैं। पहला बाय एनाइन वैकेंसीज के थ्रू हो सकता है। एनाइन वैकेंसीज के थ्रू एनाइन अपनी जगह से हट गया, बाहर चला गया और वहां पर एक इलेक्ट्रॉन्स आ गया। लेकिन अब आप देखेंगे कि क्रिस्टल में डिफेक्ट से पहले M हमारे पास, M पॉजिटिव हमारे पास कितने थे? 6 और X नेगेटिव हमारे पास कितने थे? 6। लेकिन डिफेक्ट के बाद M पॉजिटिव हमारे पास कितने हैं? 6। लेकिन X नेगेटिव हमारे पास कितने बचे? 5। इसका मतलब M पॉजिटिव यानी मेटल की क्वांटिटी यहां पर बढ़ गई। इसका मतलब है कि आप इसको रखेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट में। ये कंडीशंस हैं। इसके एग्जांपल आप नोटबुक में से या बुक में से एक बार देख लेंगे, इतना टाइम इसको दे नहीं पाएंगे। और अब आप देखिए दूसरा, प्रेजेंस ऑफ, इसकी दूसरी कंडीशन है मेटल एक्सेस डिफेक्ट की, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन इन वॉइड्स। यानी सॉलिड पूरा वैसा का वैसा है जैसा पहले था, लेकिन किसी वजह से कोई कैटाइन, यानी कैटाइन मींस मेटल, वॉइड्स में आ जाए, तब भी मेटल की क्वांटिटी सॉलिड में क्या हो जाएगी? जाना। इस कंडीशन को बोलेंगे आप क्या? प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन। इसको आप एक बार देख लीजिए। पहले सॉलिड को वैसा का वैसा कर देते हैं। ये हमारे पास हो गया X नेगेटिव। अब ये हमारे पास एक कंप्लीट सॉलिड हो गया जिसमें M हमारे पास कितने हैं? 6 और X नेगेटिव हमारे पास कितने हैं? 6। यानी अभी तो सॉलिड बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा? किसी वजह से प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन, एक एक्स्ट्रा कैटाइन वैकेंसीज में आ जाए, सॉलिड की वैकेंसीज में आ जाए, तो अब आप देखेंगे कि M हमारे पास कितने हो रहे हैं? M हमारे पास टोटल कितने हो रहे हैं? 7। लेकिन X नेगेटिव अभी कितने हैं? 6। इसका मतलब है M पॉजिटिव की क्वांटिटी यहां पर बढ़ रही है। M पॉजिटिव बढ़ गए हैं, इसका मतलब इसको भी हम किस में रखेंगे? मेटल एक्सेस डिफेक्ट में। M पॉजिटिव को एक तरीके से M पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स तो वॉइड्स में आ जाएगा, लेकिन फिर भी M पॉजिटिव और X नेगेटिव का कंपेयर करा तो M पॉजिटिव अब सॉलिड में कितने हो रहा है? 7, लेकिन X नेगेटिव कितने हो रहे हैं?
केवल 6। इसका मतलब ये हमारे पास है एक तरीके से प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन वॉइड्स। तो ये हमारे पास नॉन स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट के दो तरीके थे। नॉन स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सिस डिफेक्ट के दो पार्ट थे, दो कंडीशन थी, बाय एनायन वैकेंसी और प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन वॉइड्स। अब आपको बताएंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बाद दूसरा हमारे पास आता है कौन सा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट अगर आपने समझ लिया तो मेटल डेफिशिएंसी उसको बिल्कुल फ्लिप कर दीजिए, बिल्कुल उसका क्या करना है, उल्टा। मतलब बहुत ही कम में आप समझने की कोशिश करें। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के दो तरीके होंगे। यहाँ पर मैंने चेंज कर लिया है। पहले यहाँ पर क्या था, एनाइन, यहाँ पर क्या था, कैटायन। अब की बार यहाँ पर क्या आ गया, कैटायन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एनाइन। मतलब इसके भी दो तरीके हैं, दो कंडीशन है। बाय कैटायन वैकेंसीज, बाय कैटायन वैकेंसीज इसमें क्या होगा कि कोई कैटायन सॉलिड से कहाँ चला जाएगा, बाहर। कैटायन सॉलिड से बाहर चला जाएगा तो पॉजिटिव को बराबर रखने के लिए किसी एक जो हमारे पास मेटल है वो अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन देखिए अपने ऊपर चार्ज कैसे ले आएगी, डबल। यानी चार्ज के बेस पर देखें तो सब कुछ क्या है, इक्वल। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि मेटल की यहां पर क्या हो गई, कमी। यानी अब की बार M पॉजिटिव यानी मेटल हमारे पास इतने एरिया में कितने हैं, 5, लेकिन X नेगेटिव हमारे पास कितने हैं, 6। यानी मेटल की कमी हो गई है। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन आ गई है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में बाय कैटायन वैकेंसी। यानी कैटायन जब अपनी पोजीशन को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे, बाय कैटायन वैकेंसी। और वो किस कैटेगरी में आ रहा है, बाय मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और दूसरी कंडीशन इसमें बिल्कुल वैसी ही जैसे इसके पहले आपको बताई थी, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। पहले इसको बिल्कुल वैसा का वैसा कर दीजिए, ये हमने सॉलिड को वैसा का वैसा कर दिया जैसे पहला था। सॉरी, यहां पर आएगा M पॉजिटिव। अब M पॉजिटिव 6 और X नेगेटिव 6। लेकिन अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनाइन। अब की बार वॉइड्स में कोई एनाइन आ जाए, X नेगेटिव वॉइड्स में आ गया सॉलिड के, तब आप देखेंगे कि अब की बार M पॉजिटिव कितने हैं, 6, लेकिन X नेगेटिव अभी भी हमारे पास कितने हैं, 7। M पॉजिटिव तो हमारे पास कितने हैं, 6, लेकिन X नेगेटिव कितने हो गए, 7। इसका मतलब M पॉजिटिव कम है, इसका मतलब M फॉर मेटल। यानी ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की एक कंडीशन है जो किस वजह से क्रिएट हुई, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनाइन इन वॉइड्स। प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनाइन इन वॉइड्स। तो ये हमारे पास नॉन स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट के दो टाइप थे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक बार बहुत ही एक लाइन में सुनिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट यानी सॉलिड में मेटल की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए, पॉजिटिव आयंस ज्यादा हो, कैटायंस ज्यादा हो नेगेटिव के कंपेयर में, तो उसको बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और दूसरा इसका है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसका बिल्कुल आपको क्या करना है, उल्टा। इसमें मेटल कम हो जाए, मतलब पॉजिटिव आयंस कम हो जाए नेगेटिव के कंपेयर में, तब आप इसको बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब इसके बाद आपको बताएंगे हम लास्ट डिफेक्ट, वो बहुत ही शॉर्ट में आपको समझना है, जिसका नाम है इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब देखिए आप इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब एक डिफेक्ट और है, थर्ड डिफेक्ट, स्टोआइसोमेट्रिक। नॉन स्टोआइसोमेट्रिक के बाद एक और डिफेक्ट हमारे सिलेबस में दिया है, दैट इज कॉल्ड इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट को आप बहुत ही तरीके से समझ सकते हैं, मतलब उसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जैसे गोल्ड है, प्योर गोल्ड है हमारे पास, गोल्ड में थोड़ा सा हमने क्या मिला दिया, कॉपर, तो इसका मतलब कॉपर की इंप्योरिटी हो गई है गोल्ड में। इस तरीके के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट ये तीसरा डिफेक्ट अपने पास है, इसको मैं आपको एक आयनिक सॉलिड में बताना चाहूंगा। हमारे सिलेबस में वैसे भी जितने भी डिफेक्ट हैं वो सब आयनिक सॉलिड के लिए ही अप्लाई किए गए हैं। अब देखिए ये हमारे पास एक सॉलिड है, सॉलिड हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इसमें देखिए आप 6 हमारे पास क्या है, Na पॉजिटिव और 6 क्या है, Cl नेगेटिव, यानी पूरा एक कंप्लीट सॉलिड है। अब इस सॉलिड में क्या हो कि एक Na पॉजिटिव को आप उसकी जगह से हटा दें, मतलब Na पॉजिटिव यहां से रिलीव कर गया और उस Na पॉजिटिव की भरपाई करने के लिए एक पोटेशियम का आयन यानी K पॉजिटिव यहां पर आ गया। तो आप देखेंगे कि वैसे तो पूरा जो पहले सॉलिड था वो कंप्लीट और एक जैसा सॉलिड था, NaCl, लेकिन अब डिफेक्ट के बाद क्या हुआ, Na पॉजिटिव अपनी जगह से चला गया और उसकी जगह पर क्या आ गया, K पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के नंबर भी कैसे हैं, सेम, लेकिन इसमें पूरे सॉलिड में
के पॉजिटिव यानी सोडियम की जगह पर पोटेशियम आने से सॉलिड में पोटेशियम की क्या हो गई है, इम्प्योरिटी। तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे आप, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इस टाइप के डिफेक्ट कभी कभी कोवैलेंट सॉलिड में भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि जर्मेनियम है, टिन है, इनमें आप फास्फोरस की इम्प्योरिटी डाल के इस टाइप के जो डिफेक्ट है उसको समझा सकते हैं। अब इस टाइप के डिफेक्ट से सेमीकंडक्टर बनाते हैं हम। सेमीकंडक्टर जो बनाए जाते हैं वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट से ही बनाए जाते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपके तीनों डिफेक्ट कंप्लीट हो गए, और तीनों डिफेक्ट कंप्लीट होने के बाद अब आपको हम आगे की पोजीशन पे इस यूनिट में ले जाएंगे, और वो हमारे पास क्या होगी, अब जो कुछ टॉपिक्स हैं उनके बारे में हमको बात करना है, वो मैं आपको अब आगे बता रहा हूँ। तीनों डिफेक्ट को आपने ध्यान से समझा, अब आप आगे की बात को समझिए। तो सॉलिड में तीनों टाइप के डिफेक्ट के बाद अब इस यूनिट के आप एंड पर आ गए हैं, जिनमें आपको कुछ क्वेश्चंस थोड़ा देखना पड़ेंगे और बहुत ही शॉर्ट में आप उनको देखते चलिए, जिससे इस यूनिट को आज हम एंड कर सकें। इसके बाद सॉलिड स्टेट में हम आते हैं सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल बेस्ड पर यानी इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर सॉलिड को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला होता है कंडक्टर। कंडक्टर मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी का 100% पोर्शन को आप फ्लो कर सकें, उसको आप क्या बोलेंगे, कंडक्टर। इसमें इसके एग्जांपल क्या होंगे, ऑल टाइप मेटल, जितने भी मेटल्स हैं वो सब किसमें आएंगी, कंडक्टर में। दूसरा इसका क्या होता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब है कि जब किसी सॉलिड में से आप फ्लो इलेक्ट्रिसिटी का 1 से लेके और 90% तक क्या करा सकें, फ्लो, यानी 1% से लेके 90% तक उसको फ्लो करा दें, तब आप उसको क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। कभी कभी बोलते हैं कि आधी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए। आधी का मतलब यही है कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी, ना तो वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड में से फ्लो हो सके और ना ही बहुत ही कम, तब आप उसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके मेन एग्जांपल हैं। और लास्ट आता है क्या, इंसुलेटर। जब आप फ्लो की गई इलेक्ट्रिसिटी का किसी सॉलिड में से बिल्कुल भी फ्लो ना करा सकें, तो उसको आप क्या बोलेंगे, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। इसमें आते हैं वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, ये सब हमारे पास आती है सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पर। सॉलिड 3 टाइप के होंगे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर जाना इंपोर्टेंट है, इसके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम इसका ध्यान रखिए, ये आपको पहले से मालूम है, बहुत पहले से भी पढ़ते चले आ रहे हैं आप, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पर भी सॉलिड 5 टाइप के होते हैं, और वो 5 टाइप्स इनके आप देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर। पहला टाइप हमारे पास है डाई मैग्नेटिक। एक्चुअली में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड में किस तरीके से आती हैं, तो आपने सुना होगा मैग्नेटिक मोमेंट। किसी सॉलिड में जिन पार्टिकल से मिलकर वो बना है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट उस सॉलिड के अंदर क्या है, उसके बेस पर सॉलिड मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल करेगा। उसके बेस पर सॉलिड को हमने 5 टाइप में डिवाइड किया है, इसको आप इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर ही देखेंगे। सबसे पहला टाइप हमारा कौन सा है, डाई मैग्नेटिक सॉलिड। डाई मैग्नेटिक सॉलिड क्या होंगे, ऐसे सॉलिड जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो, पेयर। मींस इसमें इलेक्ट्रॉन के 4 पेयर हैं। 4 इलेक्ट्रॉन ने जो मैग्नेटिक मूवमेंट बनाया था, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने एक मैग्नेटिक मूवमेंट बनाया, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज भी इसमें अपने एक्सिस पर घूम रहे हैं। तो इसका मतलब 4 क्लॉकवाइज ने जो मैग्नेटिक मूवमेंट बनाया, 4 एंटी क्लॉकवाइज ने उसके मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पर क्या आ गया, 0। ऐसे सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। इनके एग्जांपल हमारे पास आते हैं Zn और NaCl। NaCl में देख लीजिए, NaCl में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, अगर आप सारे इलेक्ट्रॉन को अरेंज करें तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पेयर्ड। Zn में 30 इलेक्ट्रॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पेयर्ड। ऐसे सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पर क्या होंगे, रिपेल। दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक। ऐसे सब्सटेंस जिनमें कुछ इलेक्ट्रॉन कैसे हो, अनपेयर्ड, यानी 1-2 इलेक्ट्रॉन भी अगर अनपेयर्ड हुए तो वो सॉलिड कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। क्योंकि इसमें अब आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 तो कैसे हैं, पेयर्ड, मतलब 2 ऐसे हैं जो क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज से पेयर बनाए हुए हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने पेयरिंग नहीं की। अब इन जिनने पेयरिंग नहीं की उनके वजह से इस सॉलिड में कुछ मैग्नेटिक अलाइनमेंट होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, उसकी वजह से ये सॉलिड मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ध्यान से सुनिए, थोड़ा अट्रैक्ट होंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं, क्योंकि सम इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन ही अनपेयर्ड है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। कॉपर है, स्कैंडियम है, इसके एग्जांपल होंगे। फेरोमैग्नेटिक, तीसरा आता है फेरोमैग्नेटिक। फेरो मींस आयरन से रिलेटेड है, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड।
फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को आप देखेंगे, फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा कि किसी सॉलिड में ज्यादा से ज्यादा लगभग सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अनपेयर्ड, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे मैग्नेटिक मोमेंट उतनी हाई क्वालिटी का बनेगा। ऐसे सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे और ऐसे सॉलिड को हम बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। एंटी फेरो में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड तो हैं लेकिन जितने क्लॉकवाइज हैं उतने ही एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें भी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ जाएगा, जीरो। ऐसे सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। और लास्ट वाला अपना क्या आता है, फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक में क्या होगा, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन तो हैं क्लॉकवाइज और कुछ हैं एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज में सेम कंडीशन नहीं होंगी, मतलब बराबर बराबर वो नहीं होंगे। इसमें देखेंगे आप क्लॉकवाइज कम है, एंटी क्लॉकवाइज जाना, अनपेयर्ड है लेकिन क्लॉकवाइज कम है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज के घूमने से जो मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा, ऐसे सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे, अट्रैक्ट, और इनको हम क्या बोलेंगे, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये अपने पास इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब इसके बाद आप डोपिंग और एफ सेंटर, दो क्वेश्चन और देखिए, फिर आपको ये यूनिट मैं आज एंड कर रहा हूं। इसके बाद इस यूनिट का बिल्कुल एंड चलते चलते दो क्वेश्चंस। एफ सेंटर, व्हाट इज एफ सेंटर? जब किसी सॉलिड में से कोई नेगेटिव पार्टिकल्स अपनी रियल पोजीशन को छोड़ जाए और उस रियल पोजीशन यानी जो नेगेटिव जो हमारे पास एनायन की वैकेंसीज थी, उस वैकेंसीज को किसी इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू फिल किया जाए, तब ऐसे पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, एफ सेंटर। एफ सेंटर को क्यों बोला गया, क्योंकि एफ एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फेर, और फेर का मतलब होता है कलर। किसी सॉलिड में जितने ज्यादा एफ सेंटर होंगे, सॉलिड का कलर उतना उतना क्या होता जाएगा, डार्क। जैसे यहाँ पर ये नेगेटिव आयन चला गया तो उसके जगह पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर से क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब, फिर उस एनर्जी को फिर कलर के फॉर्म में उसको क्या करेगा, इमिट। तो इसका मतलब सॉलिड का कलर कैसा होता जाएगा, डार्क। तो ऐसे सेंटर को हम क्या बोलेंगे, एफ सेंटर। ये हमारे पास है एफ सेंटर। तो किसी सॉलिड में एनायन की ऐसी वैकेंसीज जो किसी इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू फिल किया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, एफ सेंटर। तो एफ सेंटर के बाद अब एक आता है अपने पास क्या, डोपिंग। डोपिंग पिछले 7-8 साल से किसी ना किसी तरीके से एग्जाम में पूछा गया है। डोपिंग को आप इस तरीके से देखेंगे, जब किसी सॉलिड में स्मॉल क्वांटिटी में इंप्योरिटीज को आप क्या करें, मिक्स, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप, डोपिंग। जब किसी सॉलिड में स्मॉल क्वांटिटी में आप इंप्योरिटीज को मिक्स करेंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, डोपिंग। जैसे हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड में आपने थोड़ा सा कॉपर मिला दिया तो आप क्या बोलेंगे कि आपने उसमें क्या कर दिया, डोपिंग। NaCl है, NaCl में आपने Na पॉजिटिव, एक बहुत बड़ा NaCl का हमारे पास पीस, में से आप Na पॉजिटिव को हटा के आपने एक K पॉजिटिव डाल दिया, तो इसका मतलब आपने उसमें पोटेशियम की क्या कर दी, डोपिंग। तो किसी क्रिस्टल में इंप्योरिटी की स्मॉल क्वांटिटी को मिक्स करने की प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया है, डोपिंग। अब एफ सेंटर डोपिंग के बाद हम दो क्वेश्चंस इसमें बहुत ही एक मार्क में जो आते हैं वो हैं ब्रैग इक्वेशन। तो केवल आप इनको देख लीजिए, फिर जब आप यहाँ पर मिलेंगे तो आपको बहुत डिटेल में इनको बताएंगे। अभी आप केवल देख लीजिए ब्रैग इक्वेशन। ब्रैग इक्वेशन क्या होगा, ब्रैग इक्वेशन क्रिस्टल की इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए दिखाया जाता है और इसको बोलेंगे आप एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। और एक हमारे पास आता है क्रिस्टल की डेंसिटी के लिए फॉर्मूला, क्रिस्टल की डेंसिटी का फॉर्मूला। ये एक मार्क में पूछा जाता है, व्हाट इज ब्रैग इक्वेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। तो डेंसिटी के लिए इसमें फॉर्मूला है D इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू N0। तो ये हमारे पास कंप्लीट हुआ आज आपका सॉलिड स्टेट। इसमें लास्ट में हमने आपको बहुत ही जल्दी में बताया है, जो भी इसकी कमियां होंगी वो जब अपन मिलेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से उनको कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट यूनिट को अपन को आज एंड करना था, इसको और ज्यादा आप नहीं ले जा सकते क्योंकि आगे भी यूनिट है। अब हमें यूनिट सॉल्यूशन यानी सेकंड यूनिट 6 मार्क की यूनिट है, उसको टाइम देना है। तो अगला लेक्चर आपको मिलेगा यूनिट सेकंड सॉल्यूशन के लिए। और आप लोगों को जो नोट्स में दिक्कत आ रही है, नोट्स फर्स्ट यूनिट के आप ना बनाएं। फर्स्ट यूनिट्स के मैं आपके लिए बहुत अच्छे प्रिपेयर कर रहा हूं, उसकी फोटो स्टेट करा के आपको देंगे
और सेकंड यूनिट से आप नोट्स अपने प्रिपेयर करें। सेकंड यूनिट के नोट्स मैं आपको बहुत अच्छी तरह फोटो आपको डाल के यहाँ पर भेजूंगा। तो आज के लिए तक रखिए। थैंक यू।